हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे जम्मू कश्मीर के गांदरबल आतंकी हमले में एक डॉक्टर समेत 7 की मौत, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। उमर अब्दुल्ला सरकार के बनते ही दूसरा आतंकी हमला। जी हां दोस्तों, अब्दुल्ला की सरकार बनते ही टारगेट किलिंग हुई जम्मू कश्मीर में शुरू, जिसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भड़क उठे हैं दोस्तों, और ऐसी बात कह दी इन्होंने आतंकवादियों को लेकर। बताएंगे सबसे पहले आपको, तो वही लगे हाथों बताएंगे कनाडा की खुफिया एजेंसियों के खालिस्तानी आतंकियों से है संबंध। किसने ये बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। तो वहीं अमेरिका के एसओ के निदेशक ने भी कह दिया है कि ट्रूडो की हरकतों ने दुनिया भर में सिखों को मुसीबत में डाल दिया। तो वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का एक बार फिर से चीन का कनेक्शन सामने आया है दोस्तों। उनके बोली में चीन को लेकर मिठास नजर आई है दोस्तों। साथ ही साथ दिवाली से पहले महंगाई की मार। बताएंगे सीएनजी के दामों को लेकर बहुत बड़ी खबर, एक से एक जानकारी आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते और निरंतर अपने देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां जम्मू कश्मीर के गांदरबल आतंकी हमले में एक डॉक्टर समेत 7 की मौत की बहुत बड़ी खबर। उमर अब्दुल्ला सरकार के बनते ही दूसरा आतंकी हमला। जी हां दोस्तों, गांदरबल में सोनमर्ग के पास गगनगिर इलाके में जेड मोड सुरंग निर्माण कर रही कंपनी में कार्यरत प्रवासी मजदूरों पर रविवार की रात आतंकियों ने हमला कर दिया। हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कुछ अन्य मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। ये वारदात शोपिया में बिहार के मजदूर अशोक चौहान के आतंकी हमले में मारे जाने के एक दिन बाद हुई है। पिछले 3 दिन में आतंकी हमले में 3 प्रवासी मजदूर मारे जा चुके हैं। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन द रजिस्ट्रेंट फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली है। इनके अलावा हमले में एक स्थानीय डॉक्टर की भी मौत हो गई है। हमले में 5 लोग घायल हैं, जिन्हें उप जिला अस्पताल और स्किम्स श्रीनगर में भर्ती कराया गया है। हमला एक निर्माणाधीन सुरंग के पास हुआ। घटना स्थल पर सुरक्षा बलों की टीम मौजूद है और इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जबकि डीजीपी समेत टॉप अधिकारी भी मौके पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी हमले की निंदा की और उपराज्यपाल ने भी कहा है कि पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी गई है। अमित शाह जी ने ट्वीट करके लिखा है कि जम्मू कश्मीर के गगनगिर में नागरिकों पर हुआ यह कायरतापूर्ण आतंकी हमला एक घृणित कृत्य है। इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें हमारे सुरक्षा बलों की ओर से कठोरतम जवाब का सामना करना पड़ेगा। इस अत्यंत दुख की घड़ी में मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना जाहिर करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि उमर अब्दुल्ला के सरकार के बनते ही ये लगातार हमले एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि क्या उमर अब्दुल्ला सरकार चला पाएंगे। क्या इसी प्रकार से सरकार चलाएंगे जहां पर टारगेट किलिंग जैसे हमले हो रहे हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार के शपथ लेने के जस्ट 5 दिन के भीतर प्रवासी मजदूरों पर यह दूसरा आतंकी हमला है। इस बार तो उमर के विधानसभा हल्के गांदरबल में हुआ है दोस्तों। इन हमलों ने एक बार फिर कश्मीर के अलग अलग जिलों में काम करने वाले 50,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये नई सरकार के लिए भी चुनौती है। मौजूदा वर्ष में कश्मीर में गैर कश्मीरियों पर यह 5वां आतंकी हमला है। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या उमर की ये सरकार, अब्दुल्ला की ये सरकार इन आतंकी हमलों को कंट्रोल करने में कामयाब हो पाएगी या बिल्कुल भी नहीं? बताना मत भूलेगा दोस्तों। जो भी आपकी राय हो, देखते हैं हमारे प्रिय दर्शकों की क्या है राय, साथ ही साथ बता दें कनाडा की खुफिया एजेंसियों के खालिस्तानी आतंकियों से है संबंध। जी हाँ, भारत वापसी से पहले संजय वर्मा ने खोल दी जस्टिन ट्रूडो की पोल। जी हाँ, कनाडा में भारत के उच्चायुक्त संजय वर्मा ने जस्टिन ट्रूडो सरकार पर खालिस्तानियों को पनाह देने का आरोप लगाया है। संजय वर्मा ने कहा है कि कनाडाई खुफिया एजेंसी CSIS की कुछ खालिस्तानी चरमपंथी और आतंकियों के साथ गहरी सांठ-गांठ है। CSIS को इनसे कई तरह की जानकारियां मिल रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कनाडा इनको आश्रय दे रहा है वो ठीक नहीं है। संजय वर्मा ने CTV के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी आतंकी भारत के नहीं है, बल्कि ये लोग कनाडाई हैं। ये लोग कनाडा की जमीन से भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। कनाडा को अपने नागरिकों को किसी दूसरे देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। उन्होंने क्लियर कह दिया कि ट्रूडो ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। भारत और कनाडा के बीच अच्छे रिश्तों को पूरे तरीके से निस्त नाबूद कर दिया है। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ तक कि अमेरिकी एसओ के निदेशक ने भी कह दिया है कि ट्रूडो की हरकतों ने दुनिया भर में सिखों को मुसीबत में डाला है। जी हाँ, उत्तरी अमेरिकी पंजाबी एसोसिएशन यानी नापा के कार्यकारी निदेशक सतनाम सिंह चहल का कहना है कि भारत और कनाडा के बीच चल रही कूटनीतिक दरार उत्तरी अमेरिका और उसके बाहर सिख समुदाय के भीतर बढ़ती चिंता का कारण बन रही है। सिख प्रवासी समुदाय में एक प्रमुख आवाज चहल ने चेतावनी दी है कि दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के न केवल कनाडा में बल्कि दुनिया भर में सिखों के लिए दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। चहल ने एक साक्षात्कार में कहा कि भारत और कनाडा के बीच बढ़ते संघर्ष को रचनात्मक बातचीत के माध्यम से सुलझाने की आवश्यकता है, ताकि दुनिया भर में सिख समुदाय के अधिकारों और
कल्याण की रक्षा की जा सके। साथ ही साथ बता दें तो वहीं तीसरी ओर निज्जर की हत्या और पन्नू की हत्या की कोशिश एक ही साजिश का हिस्सा। जी हां, कनाडा के पूर्व दूत ने बड़ा दावा कर दिया। कनाडा का दूत है तो कनाडा को ही सपोर्ट करेगा। बता दें खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की कथित हत्या से शुरू हुआ कनाडा भारत विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच भारत में कनाडा के पूर्व राजदूत कैमरून मैके ने दावा किया है कि खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की विफल कोशिश और निज्जर की हत्या एक ही साजिश का हिस्सा है। मैके ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि ये साजिशें दिल्ली से शुरू हुई है, जिनका मकसद उत्तरी अमेरिका खासकर कनाडा और अमेरिका में कई लोगों को निशाना बनाना था। उसने कहा कि ये सोचना भारत सरकार की भूल है कि वो कनाडा और अमेरिका में अपराध कर सकता है और बचकर भी निकल जाएगा। दोस्तों, एक तरीके से भारत पर झूठा बिना सबूत के ब्लेम भी कर रहा है कनाडा और दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि भारत बचकर निकल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। यानी कि दोस्तों, बात का बतंगड़ बनाना किसे कहते हैं, कोई कनाडा से सीखे। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको नेक्स्ट खबर बता दें, प्रधानमंत्री ओली की बहुत बड़ी चेतावनी, नेपाल की धरती पर चीन विरोधी गतिविधियां नहीं होने देंगे। जी हां, बीजिंग के समर्थन में है नेपाल। प्रधानमंत्री ओली ने कह दिया कि देश में नहीं होने दी जाएंगी चीन विरोधी गतिविधियां। ये दोस्तों पहले से ही माना जाता है कि ओली चीन के समर्थक रहे हैं, लेकिन लगातार ऐसे बयान देना ये दर्शाता है कि वो कितने ज्यादा डेडिकेटेड हैं चाइना को लेकर, कितने बड़े समर्थक है चीन के। दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर चीन का समर्थन किया है। उन्होंने एक चीन नीति को लेकर प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि नेपाल में किसी भी तरह की चीन विरोधी गतिविधियां नहीं होने दी जाएंगी। काठमांडू के बलुवतार स्थित आवास पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति के सदस्य चेन जिनिंग के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बैठक की। ओली ने प्रतिनिधि मंडल से कहा कि नेपाल के क्षेत्र में किसी भी तरह की चीन विरोधी गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस दौरान ओली ने नेपाल के आर्थिक विकास के लिए चीन से निरंतर समर्थन की उम्मीद भी जताई। प्रधानमंत्री के सचिवालय के मुताबिक बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच सहयोग बढ़ाने के बारे में भी बातचीत हुई। नेपाली पीएम ओली ने सरकार से सरकार, लोगों से लोगों और ऐतिहासिक संबंधों को बढ़ाने के साथ साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय यात्राओं की आवश्यकता बताई है। इसके साथ ही चीन में गरीबी को कम करने और समग्र विकास में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रपति जिनपिंग के नेतृत्व की प्रशंसा की और नेपाल में भी ऐसी प्रगति की उम्मीद जताई। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, मालदीव के लोग करेंगे यूपीआई से पेमेंट। मुइजू ने किया भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम अपनाने का ऐलान। जी हाँ, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने कैबिनेट की सिफारिश पर भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को शुरू करने का फैसला किया है। मोहम्मद मुइजू ने रविवार को मालदीव में यूपीआई को शुरू करने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। मुइजू के फैसले की जानकारी देते हुए मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस फैसले से देश की अर्थव्यवस्था में बेहतरी आने की उम्मीद है। इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ने, वित्तीय लेन देन में दक्षता और डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति मुइजू ने मालदीव में यूपीआई शुरू करने के लिए एक कंसोर्टियम यानी संघ गठित करने की योजना की घोषणा की। उन्होंने मालदीव के बैंकों, दूरसंचार कंपनियों, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों और फिनटेक कंपनियों को इसे कंसोर्टियम में शामिल किया जाने का सुझाव भी दिया। मोहम्मद मुइजू ने ट्रेड नेट मालदीव को कंसोर्टियम की लीडिंग एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया है। जी हाँ, बता दें यूपीआई को लेकर अगस्त में समझौता हुआ था भारत और मालदीव का। साथ ही साथ बता दें, टाइम्स ऑफ स्क्वायर पर दिखा दिवाली का जश्न, भारतवंशियों संग आए अमेरिकी दोस्त नजर। जी हाँ, रविवार 20 अक्टूबर से ही भारतीय समुदाय और कई अमेरिकी नागरिकों ने टाइम्स स्क्वायर पर दिवाली का जश्न मनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस कार्यक्रम में अलग अलग सांस्कृतिक समुदाय के लोगों ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी। इस दौरान मेयर एरिक एडम्स, न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा सदस्य जेनिफर राजकुमार, सीनेटर चक शूमर और न्यूयॉर्क में भारत की विनया प्रधान वहां मौजूद थी। राजकुमार ने पूरे अमेरिका में दिवाली के दिन स्कूलों में छुट्टी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इस कार्यक्रम के बाद मेयर एडम्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जो आप देख पा रहे हैं। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आज टाइम्स स्क्वायर पर वार्षिक दिवाली समारोह के लिए अपने हिंदू भाइयों और बहनों के साथ होने पर गर्व है, क्योंकि हम अंधेरे को दूर भगा रहे हैं और अपने पूरे शहर में रोशनी का स्वागत कर रहे हैं। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आज टाइम्स स्क्वायर पर वार्षिक दिवाली समारोह के लिए अपने हिंदू भाइयों और बहनों के साथ होने पर गर्व है, क्योंकि हम अंधेरे को दूर भगा रहे हैं और अपने पूरे शहर में रोशनी का स्वागत कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दिवाली की खुशियां जिस प्रकार से इन्होंने टाइम्स स्क्वायर पर मनाया है, वाकई में किसी भारतीयों के लिए गर्व से कम मुद्दा नहीं है। ऐसे में आप लोग भी एडवांस में इन लोगों को हैप्पी दिवाली कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, कमेंट सेक्शन को भर दीजिएगा हैप्पी दिवाली कहते हुए। और आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक सामने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज कर दीजिएगा, हमें सपोर्ट मिलता रहेगा आपसे। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दे, पाकिस्तान में अब 3 साल का होगा मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल। सीनेट में 26वां संविधान संशोधन हुआ पारित। जी हाँ, पाकिस्तान में अब मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 3 साल का होगा, जबकि न्यायाधीशों की नियुक्ति 12 सदस्यीय आयोग करेगा। पाकिस्तान की सीनेट में रविवार को 26वां संविधान संशोधन पारित हो गया। संविधान संशोधन विधेयक का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी
पार्टी पीटीआई ने विरोध किया। सीनेट के ऊपरी सदन 65 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जबकि 4 सदस्यों ने विरोध में वोट डाले। कैबिनेट से अनुमोदन मिलने के बाद विधेयक को कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने संसद में पेश किया। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य के संविधान में और संशोधन करने के लिए 26वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 पेश करना चाहता हूं। इस विधेयक पर सीनेट के अध्यक्ष यूसुफ रजा गिलानी ने सदन से पूछा कि क्या इसका विरोध है। इस पर उन्हें सीनेट सदस्यों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, संवैधानिक संशोधन से पहले पीटीआई का 12 सांसदों से संपर्क टूटा। संवैधानिक संशोधन से पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बोले तो पीटीआई ने अपने 12 सांसदों से संपर्क खो दिया, जिनमें 2 सीनेटर और नेशनल असेंबली के 10 सदस्य शामिल है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक विपक्षी नेता उमर अयूब ने पुष्टि की है कि उनका 7 सांसदों से संपर्क टूट गया है, जबकि पीटीआई अध्यक्ष बैरिस्टर गोहर ने कहा कि उनका 2 सीनेटरों से संपर्क टूट गया है। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें, अफगानिस्तान में कई धमाकों से थर्राया काबुल एयरपोर्ट के पास वाला इलाका। लोगों को शक है कि कहीं मिसाइल अटैक तो नहीं हुआ है। दरअसल अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से बड़ी खबर सामने आ रही है। वहां के एयरपोर्ट के पास रविवार देर रात भारतीय समय के अनुसार कई धमाकों की आवाज सुनी गई। स्थानीयों के हवाले से विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि लोगों ने एक के बाद एक 3 धमाकों की आवाज सुनी। ऐसे में उन्हें आशंका है कि मिसाइल अटैक हुआ है। हालांकि अधिकारियों की ओर से फिलहाल इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। न ही ये साफ हो पाया है कि एयरपोर्ट पर धमाकों के दौरान किसको टारगेट बनाया गया था। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में इसके पहले भी धमाके हो चुके हैं। काबुल में शिया अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाते हुए एक भीषण बम धमाका हो चुका है। 12 अगस्त 2024 को काबुल में एक मिनी वैन में धमाका किया गया था। नेक्स्ट खबर बता दे, बांग्लादेश में अब न्यायिक परिषद ही न्यायाधीशों को हटा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान संशोधन को कर दिया है रद्द। जी हां, बांग्लादेश में अब सर्वोच्च न्यायिक परिषद ही न्यायाधीशों को हटाने और उन पर न्यायिक कदाचार के आरोपों की जांच करेगी। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने शेख हसीना सरकार के दौरान किए गए 16वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया है। इसके तहत न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार संसद को दे दिया गया था। इसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के वकील रूहुल कुदूस ने बताया कि यह आदेश मुख्य न्यायाधीश सैयद रैफत अहमद के नेतृत्व वाली 6 सदस्यीय पीठ ने पारित किया। मुख्य न्यायाधीश कुदूस ने कहा कि फैसले से मूल संवैधानिक प्रावधान मजबूत होंगे। इस फैसले के तहत पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासन के दौरान पारित 16वें संवैधानिक संशोधन को भी रद्द कर दिया गया है। इसमें न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने का काम सर्वोच्च न्यायिक परिषद के बजाय संसद को दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, वहीं बता दें, बम की धमकी के बाद अफगानिस्तान से दिल्ली लौटा विमान जर्मनी जा रहे विस्तारों को मिली अनुमति रद्द। जी हाँ, भारत में इन दिनों लगातार विमानों को बम की धमकी के कारण देश विदेश की सभी विमानें प्रभावित हो रही हैं। रविवार को दिल्ली से जर्मनी के फ्रैंकफर्ट जाने वाले विमान को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और वापस दिल्ली में आना पड़ा, क्योंकि बम की धमकी के कारण अफगानिस्तान ने विस्तारा के विमान को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी। बता दें कि फ्रैंकफर्ट के लिए भारत से उड़ान भरते समय विमानों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कुछ अन्य देशों के हवाई क्षेत्र से होकर गुजरता है। साथ ही बता दें, रशिया में ब्रिक्स समिट में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आखिर भारत के लिए क्यों मायने रखता है यह ग्रुप, दुनिया में कितनी है इस ग्रुप की अहमियत, बता दें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 22 से 23 अक्टूबर यानी कल से 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रशिया जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मोदी के ब्रिक्स सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि पीएम मोदी जी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक करेंगे या नहीं। इस साल जुलाई में 22वें भारत रशिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह दूसरी रशिया यात्रा है। यह दिखाता है कि ब्रिक्स को भारत कितनी अहमियत देता है। ब्रिक्स एक अनौपचारिक समूह है जिसमें ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। साल 2001 में विश्लेषक जिन ओनील ने ब्राजील, रशिया, भारत और चीन के पहले अक्षरों को ब्रिक शब्द गढ़ा था। इस शब्द को अपनाते हुए पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रशिया के येकातेरिनबर्ग में किया गया। इसका गठन तेजी से बढ़ते विकासशील देशों को एक साथ लाने और पश्चिमी शक्तियों के वर्चस्व का मुकाबला करने के लिए किया गया था। दोस्तों, वाकई में ब्रिक्स का महत्व भारत के लिए बहुत बड़ा है। साथ ही साथ आपको बताते, गाजा संघर्ष में मारा गया इजरायली सेना का कर्नल, आईडीएफ का दक्षिण लेबनान के 3 गांवों पर हमला। जी हां, हमास के राजनीतिक शाखा के प्रमुख याह्या सिनवार की मौत के बाद भी हमलों में कमी नहीं आई है। इस बीच रविवार को इजरायली सेना ने जानकारी दी है कि उत्तरी गाजा में लड़ाई के दौरान उनका एक 41 वर्षीय कर्नल मारा गया है। तो उधर लेबनान के सरकारी मीडिया ने बताया कि इजरायल ने सीमा पर स्थित 3 गांवों में घरों को उड़ा दिया है। ये कार्रवाई पश्चिम एशिया में तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकती है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा संघर्ष में मारे गए कर्नल एहसान डाक्सा को श्रद्धांजलि दी और उन्हें एक साहसी कमांडर, एक बहादुर अधिकारी और राज्य की सुरक्षा में अपनी ऊर्जा लाने वाले व्यक्ति के रूप में याद किया। साथ ही साथ बता दें, कांग्रेस ने असम की 4 और मध्य प्रदेश की 2 सीटों के लिए जारी की उम्मीदवारों
उम्मीदवारों की लिस्ट 13 नवंबर को होंगे उपचुनाव। जी हां, असम की 4 और मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। असम की धोलाई सीट से ध्रुव जोधपुर कायस्थ को, सिदली से संजीव वार्ले को, बेंगाई गांव से ब्रजेनजीत सिन्हा को और सामागुरी से तंजील हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा और बुधनी से राजकुमार पटेल को कांग्रेस ने उपचुनाव का टिकट दिया है। बता दें कि बुधनी सीट से शिवराज सिंह चौहान विधायक थे, लेकिन उनके सांसद और बाद में केंद्रीय मंत्री बन जाने के बाद इस सीट पर फिर से उपचुनाव हो रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, हिमाचल से बड़ी खबर, गोल्डन गर्ल सीमा ने रच दिया इतिहास। एशिया स्तर पर 10,000 मीटर दौड़ में जीता गोल्ड। जी हां, हांगकांग में आयोजित एशिया स्तर की 10,000 मीटर दौड़ में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला की उड़न परी व गोल्डन गर्ल नाम से विख्यात सीमा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस उपलब्धि के साथ सीमा ने न केवल अपनी कड़ी मेहनत और लगन का परिचय दिया, बल्कि पूरे भारत को गर्व महसूस करवाया। चंबा की उड़न परी सीमा का यह ऐतिहासिक प्रदर्शन भारत के खेल जगत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सीमा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी दौड़ पूरी की और प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। सीमा की इस जीत ने भारत का नाम एक बार फिर से एशियाई खेलों में ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। कठिन परिश्रम और समर्पण के बल पर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। ऐसे में चंबा जिला की उड़न परी और गोल्डन गर्ल सीमा को आप लोग कांग्रेचुलेशन कहना बिल्कुल मत भूलिएगा और देश का नाम रोशन करने के लिए थैंक यू भी कह दीजिएगा लगे हाथों। साथ ही साथ बता दें, एलोन मस्क ने कहा ईवीएम से चुनावों में धांधली होती है, रिपब्लिकन पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार बताया। कहा बैलेट पेपर से वोटिंग की सलाह दी। जी हां, अमेरिकी बिजनेसमैन एलोन मस्क ने दावा किया कि ईवीएम से चुनावों में धांधली की जाती है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक एलोन मस्क ने कहा कि चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए। मस्क ने डोमिनियम कंपनी की वोटिंग मशीनों की एफिशिएंसी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि फिलाडेल्फिया और एरिजोना के अलावा इन मशीनों का उपयोग और कहीं नहीं किया जाता। इन दोनों ही जगहों पर रिपब्लिकन पार्टी की हार हुई है। अजीब इत्तेफाक है। एलोन मस्क ने कहा कि कंप्यूटर प्रोग्राम को हैक करना आसान है, इसलिए इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ बता दें, कोलकाता कांड के खिलाफ अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स ने ममता बनर्जी की शर्त को ठुकराई। दोस्तों, कोलकाता में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या के इतने दिन बीत जाने के बाद भी अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। रविवार को भूख हड़ताल के 15वें दिन भी जारी रहने के बाद ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारियों से फोन पर बात की, जिसमें उन्होंने मुलाकात की शर्त रखी, लेकिन उन्होंने सीएम के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने कोलकाता कांड के विरोध में सरकार के सामने 10 सूत्रीय मांग रखी है। कई मांगों पर सहमति बन भी गई है दोस्तों, लेकिन कुछ शर्तों पर अभी भी रार बरकरार है, झगड़ा बरकरार है। मुख्य सचिव मनोज पंत ने चिकित्सकों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 45 मिनट की बातचीत के लिए सोमवार शाम 5 बजे राज्य सचिवालय नवन्ना में आमंत्रित किया, लेकिन इस बैठक की एक शर्त यह रखी गई कि चिकित्सकों को अपनी भूख हड़ताल वापस लेनी होगी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 9 अगस्त को एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मद्देनजर जूनियर डॉक्टर स्वास्थ्य सचिव एनएस निगम को हटाने की अपनी मांग पर अड़े हैं। साथ ही साथ बता दें, बीजेपी ने जारी की सीएम आवास की इन्वेंटरी लिस्ट, कहा करोड़ों का सामान गायब, तो आतिशी ने कर दिया पलटवार। जी हां, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बंगले का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री आवास में हुए रेनोवेशन का मुद्दा उठाकर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। दिल्ली बीजेपी ने हाल ही में पीडब्ल्यूडी द्वारा मुख्यमंत्री आवास 6 फ्लैग रोड की इन्वेंटरी सामान के डॉक्यूमेंट्स जारी करते हुए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा था। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि लंबे समय से बीजेपी यह मांग कर रही है कि मुख्यमंत्री आवास को मीडिया के सामने लाया जाए, और आज जो इन्वेंटरी लिस्ट यानी सामान की सूची सामने आई है, उससे यह जाहिर होता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल इस बंगले में मीडिया को इनवाइट क्यों नहीं करते रहे थे, यानी मीडिया को क्यों नहीं बुलाया जाता था अंदर। भारतीय जनता पार्टी ने पीडब्ल्यूडी की जो इन्वेंटरी लिस्ट जारी की है, उसमें बंगले में 1 करोड़ की टॉयलेट सीट का जिक्र है। बंगले में 5 करोड़ 60 लाख रुपए के पर्दे लगे हैं। अल्ट्रा स्लिम स्मार्ट 4K टीवी लगा है जो वॉइस कंट्रोल्ड है। इसकी कीमत 64 लाख रुपए है। 15 करोड़ से ज्यादा की सैनिटरी फिटिंग की गई है। 5 करोड़ से ज्यादा का सजावटी सामग्री था जो अब गायब है। दोस्तों, बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री आवास पर पूरी तरह से स्वचालित सेंसर युक्त टोटो स्मार्ट टॉयलेट सीट लगाई गई थी, जिसमें ऑटोमेटिक ओपन क्लोज सीट, हीटेड सीट, वायरलेस रिमोट डिओराइजर और ऑटोमेटिक फ्लशिंग जैसी सुविधाएं थी। जी हां, लेकिन अब ये गायब है। इस तरह की एक टॉयलेट सीट की कीमत 10 से 12 लाख रुपए के बीच है। इसके साथ ही कई करोड़ रुपए की लागत का सजावटी सामान भी गायब है। बीजेपी ने मांग की है कि बंगले में मीडिया को आमंत्रित किया जाए। दोस्तों, क्या मीडिया को वाकई में एंट्री देना चाहिए उस सीएम हाउस, ताकि दुनिया के सामने केजरीवाल की हकीकत को लाया जा सके? आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बता दें, काशी में कांग्रेस सपा को प्रधानमंत्री मोदी ने लिया आड़े हाथों, कहा इन लोगों ने विकास में कर दिया है भेदभाव। जी हां, बनारस को विकास के लिए तरसाया जाता था, ये हर कोई जानता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 20 अक्टूबर को वाराणसी पहुंचे हैं। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जमकर आड़े हाथों लिया।
पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इन दलों ने विकास में भी भेदभाव किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि काशी को तो जैसे उसके हाल पर ही छोड़ दिया गया था, इसलिए आज मैं हर काशीवासी के सामने एक सवाल उठा रहा हूं, आखिर वो कौन सी मानसिकता है जिसके चलते पहले काशी के विकास को वंचित रखा गया। 10 साल पहले की स्थिति को याद कीजिए। बनारस को विकास के लिए तरसाया जाता था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक सरकारें चलाई, जो लोग दिल्ली में लंबे दशकों तक सरकारों में बैठे रहे, उन्होंने कभी बनारस की परवाह क्यों नहीं की। इसका जवाब है परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ऐसे दलों के लिए बनारस का विकास न पहले प्राथमिकता में था और न ही भविष्य में भी कभी होगा। इन दलों ने विकास में भी भेदभाव किया, जबकि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है। हम जो कहते हैं डंके की चोट पर करके दिखाते हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि वाराणसी का सांसद होने के नाते भी मैं जब यहाँ की प्रगति देखता हूँ तो संतोष होता हूँ। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी को आर.जे. शंकरा हॉस्पिटल की सौगात दे दी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आर.जे. शंकरा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन कर दिया है। बाबतपुर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के तहत न्यू टर्मिनल भवन का शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। साथ ही साथ आपको बता दें, महाराष्ट्र में जयंत चौधरी देंगे बीजेपी को टेंशन। आरएलडी महासचिव ने बताया दिया चुनाव का गेम प्लान। जी, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आप सभी जानते ही हैं। इस बीच यूपी और राजस्थान के बाद रालोद अब बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी पार्टी का विस्तार करेगा। इसी रणनीति के तहत महाराष्ट्र में अधिवेशन आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी की मौजूदगी में मुंबई में राज्य कार्यकारी की नींव रखी जाएगी। इस दौरान राज्य के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। साथ ही साथ बता दें, दिवाली से पहले महंगाई की मार, सीएनजी के दामों में हो सकता है इजाफा। कितनी बढ़ सकती है कीमतें, बता दें दिवाली से पहले आम लोगों को बड़ा और तगड़ा झटका लग सकता है। सरकार ने शहरी खुदरा विक्रेताओं को सस्ती घरेलू प्राकृतिक गैस की आपूर्तिकर्ता में 20% तक की कटौती की है। ऐसे में यदि ईंधन पर उत्पाद शुल्क की कटौती नहीं होती है तो वाहनों को आपूर्ति की जाने वाली सीएनजी के दाम में 4 से 6 रुपए किलोग्राम की बढ़ोतरी हो सकती है। जी हाँ, भारत के भीतर अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक के स्थलों से जमीन के नीचे और समुद्र तल के नीचे निकाली गई प्राकृतिक गैस ऐसा कच्चा माल है जिसे वाहनों के लिए सीएनजी और रसोई में इस्तेमाल की जाने वाली पाइप वाली प्राकृतिक गैस यानी पीएनजी में बदला जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल टीवी की सारी बड़ी खबर, आपको खबर कैसी लगी आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली और सबसे बड़ी खबर की, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।